सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 3 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है शब्द विचार। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं शब्दों के बारे में। पाठ 3 शब्द विचार। चलिए पढ़ते हैं। सा जमा उ जमा र जमा आ जमा जा जमा आ बराबर सूरज। जा जमा आ जमा सा जमा उ जमा र जमा आ जसूर। तो यहाँ पर जो पहला वर्णों का समूह है उससे शब्द की रचना हो रही है सूरज, जिसका कोई अर्थ है, और दूसरा जसूर लिखा है जिसका कोई अर्थ नहीं, तो उसे हम शब्द नहीं कह सकते। फिर है सा जमा आ जमा च जमा ई जमा ना जमा आ बराबर सचिन। ना जमा आ जमा च जमा ई जमा सा जमा आ नचिस बन रहा है, जिसका कोई अर्थ नहीं है, तो वो शब्द नहीं है। सचिन एक सार्थक शब्द है। तो यहाँ चित्रों के साथ कुछ वर्णों के समूह दिए गए हैं। पहले वर्णों का समूह सूरज और सचिन एक वस्तु विशेष तथा व्यक्ति के नाम का बोध करा रहे हैं, यानी कि उसका कोई अर्थ है, जबकि दूसरे शब्द जसूर और नचीस किसी अर्थ को स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। अतः हम कह सकते हैं परिभाषा के बारे में, जो कि है शब्द की, वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है शब्द कहलाता है। जिसका अर्थ है, कोई एक निश्चित अर्थ है, सार्थक वर्णों का समूह ही शब्द कहलाता है। अब आता है पद। पद शब्द जब वाक्यों में प्रयुक्त हो जाते हैं तो पद कहलाते हैं। अगर हम शब्द का प्रयोग वाक्य के अंतर्गत करते हैं तो उसे हम शब्द नहीं कहेंगे, पद कहेंगे। ये उपसर्ग प्रत्यय लिंग वचन कारक के कारण अपना रूप बदल लेते हैं और शब्दों में परिवर्तन होता है कई बार से, जैसे उपसर्ग के कारण हो जाएगा, प्रत्यय के कारण हो जाएगा, लिंग वचन और कारक के कारण हो जाएगा। जैसे पेड़ पर आम है, एक वाक्य है, अब पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं, तो वाक्य के हिसाब से इसमें परिवर्तन आ गया, पेड़ से पेड़ हो गया। अब आता है शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों को निम्नलिखित 4 आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। उत्पत्ति के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर और अर्थ के आधार पर। ये 4 आधार पर हम शब्दों के भेद करते हैं। तो सबसे पहला पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, 4 प्रकार हैं। पहला है तत्सम शब्द। संस्कृत भाषा के जो शब्द हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं वे तत्सम कहलाते हैं, यानी कि ये शब्द होते तो संस्कृत भाषा के, लेकिन हम बिना परिवर्तन के साथ हिंदी में इनका प्रयोग करने लगते हैं, तत्सम कहलाते हैं। जैसे अग्नि, गुरु, जल, पुस्तक आदि। फिर आते हैं तद्भव शब्द। तद्भव का शाब्दिक अर्थ है संस्कृत से बनने वाला, अर्थात जो शब्द संस्कृत भाषा के शब्दों का रूप बदलकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। तो ये भी बच्चों होते तो संस्कृत भाषा के ही हैं, हम कुछ बदलाव कर हिंदी में प्रयोग करते हैं। जैसे हमने अग्नि से आग, दुग्ध से दूध, हस्त से हाथ, पंच से 5 और शब्द से 100 शब्दों का निर्माण किया। अब यहाँ पर एक तालिका दी गई है जिसमें कुछ तत्सम और तद्भव शब्द लिखे हैं, हम पढ़ लेते हैं। इस तालिका को आप याद करने का प्रयास करेंगे, तो पढ़ते हैं तालिका। तत्सम तद्भव की ये तालिका है बच्चों कि किस प्रकार तत्सम से तद्भव बने हैं। उष्ट ऊंट, कर्म काम, कूप कुआ, ग्राम गांव, घट घड़ा, रात्रि रात, सूर्य सूरज, दंत दांत, गौ गाय, दिवस दिन, मास महा, हस्त हाथ, कर्ण कान, नासिका नाक, ओष्ठ से होठ बना, अक्षी आंख, मस्तक माथा, मुख मुंह, दुग्ध दूध, दधी दही, घृत घी, क्षीर खीर, गृही घर, नौका नाव, मयूर मोर, गदर्भ गधा, अश्रु आंसू, वर्षा से बारिश बना है, कपाट किवाड़ और कोकिल से कोयल। नेक्स्ट है आम्र। आम, पीत पीला, हरित हरा, श्वेत सफेद, कृष्ण काला, सर्प से सांप, वधु बहू, लज्जा लाज, जिह्वा जीभ, बाष्प भाप, सूर्य सूरज, चंद्र चांद, स्वर्ण सोना, घोटक घोड़ा और निंद्रा से बना नींद। अगला है हमारा भेद जो कि है देशज शब्द। देशज शब्द, इनके बारे में पढ़ते हैं कि ये देशज शब्द क्या होते हैं। जो शब्द सामान्य बोलचाल की भाषा में प्रचलित होते हैं और क्षेत्रीय
बोलियों के प्रभाव के कारण हिंदी में आ जाते हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। देशज का अर्थ होता है हमारे देश में उत्पन्न शब्द। हमारे देश में बहुत सारी बोलियां बोली जाती हैं, अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग भाषाएं, उन प्रांतीय भाषाओं से शब्द आकर हिंदी में मिल गए हैं, वो देशज शब्द है। जैसे उदाहरण है सड़क, थैला, कपड़ा, खिड़की, डिबिया, चिड़िया आदि। विदेशी शब्द, जो शब्द हिंदी में अनेक विदेशी भाषाओं से आ गए हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। विदेशी भाषाओं से हमारी हिंदी में आए हैं, ये शब्द अपने मूल रूप में ही हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। तो जैसे अंग्रेजी भाषा के शब्द हो गए स्टेशन, मास्टर, स्कूल, ऑफिस, डॉक्टर, कोर्ट, मशीन, बटन, डेस्क, कॉलर, कंपनी, इंजन, पेन, टिकट, फीस, टेलीविजन, रेडियो आदि। अरबी के हो गए आदमी, कागज, कानून, आजाद, इंसान, किताब, कुर्सी, औरत, इज्जत आदि। फारसी के आसमान, कमर, कारीगर, गर्दन, जमीन, जानवर, दरवाजा, गुलाब आदि। तुर्की बेगम, चाकू, बंदूक, दरोगा, कुली, तोप, बाबू, कैची, गलीचा आदि। पुर्तगाली कमरा, गमला, कमीज, तौलिया, अलमारी, बाल्टी, आलू, प्याला, फीता आदि। चीनी, चाय, लीची आदि। तो ये हैं हमारे विदेशी शब्द। ठीक है, अब आता है अगला हमारा वर्गीकरण, रचना या बनावट के आधार पर शब्द भेद। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद किए गए हैं। पहले हैं रूढ़ शब्द, जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो सके तथा जो 2 शब्दों के मेल से ना बने हो उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। रूढ़ शब्दों को मूल शब्द भी कहते हैं। तो इनके हम टुकड़े नहीं कर सकते और ना ही ये 2 शब्दों के मेल से बनते हैं। अपने किसी एक निश्चित अर्थ के लिए रूढ़ कर दिए जाते हैं और इनको मूल शब्द भी कहा जाता है। जैसे दिन, रात, सूर्य, कमल, हाथ, पैर, कल, मुंह आदि। अगर आप इनके टुकड़े करोगे तो इनका कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। ये हमारे रूढ़ शब्द है। यौगिक शब्द, जो शब्द 2 या अधिक शब्दों या शब्दांशों के योग से बने हों वे यौगिक कहलाते हैं। यानी कि ये या तो ये 2 शब्दों, 2 से ज्यादा शब्दों के योग से बनते हैं, कई बार शब्द के साथ शब्दांश लगकर भी इनका निर्माण किया जाता है। योगी जोड़ से बने हुए शब्द हैं ये। जैसे रसोई जमा घर, रसोई घर, धर्म जमा शाला, धर्मशाला आदि। 2 शब्द, और अगर हम इनके टुकड़े भी करते तो हर शब्द का अपना एक अलग अर्थ होता है। अब है योग रूढ़। योग रूढ़ शब्द भी 2 शब्दों या शब्दांशों से मिलकर बने हैं, परंतु वे अपने खंडों से उत्पन्न अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। तो योग रूढ़ भी 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर ही बनाए जाते हैं, लेकिन ये अपने शाब्दिक अर्थ को नहीं बताते, सामान्य अर्थ को नहीं बताते, किसी विशेष अर्थ को बताते हैं, तीसरे अर्थ की तरफ संकेत करते हैं। जैसे पंकज, पंक जमा ज, कीचड़ से जन्मा इसका अर्थ हुआ, लेकिन यह कमल के लिए प्रयोग होता है। कमल शब्द के लिए ये रूढ़ हो गया है, इसलिए ये योग रूढ़ है। इसी प्रकार जलज, लंबोदर, लंबोदर लंबा है उदर जिसका अर्थार्थ, तीसरा अर्थ क्या होगा गणेश। नीलकंठ शिव के लिए प्रयोग होता है, दशानन रावण के लिए आता है और पंचानन ब्रह्मा जी के लिए प्रयोग होता है। अब आता है अगला हमारा जो वर्गीकरण है, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द भेद। व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या है? जो शब्द भाषा में प्रयोग किए जाने पर लिंग, वचन और कारक के कारण अपना रूप बदल लेते हैं, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। मतलब ऐसे शब्द जिन पर लिंग, वचन, कारक का प्रभाव पड़ता है और उनके रूप में परिवर्तन आ जाता है, विकारी है। जैसे हमारे लड़का लड़की भी बन सकता है, लड़कियां भी बन सकता है और लड़कियों भी बन सकता है वाक्य के हिसाब से। तो जो विकारी हैं 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। फिर आते हैं अविकारी, वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, वे शब्द अविकारी कहलाते हैं। ये भी 4 है। तो इनमें इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ना लिंग का, ना वचन का, ना कारक का, ना काल का, ये वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो ये 4 है, क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक। इनके बारे में विस्तृत रूप से हम अगले अध्यायों में पढ़ेंगे। अगला वर्गीकरण है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, निरर्थक शब्द और सार्थक शब्द। निरर्थक, जिन वर्ण समूह का कोई अर्थ नहीं होता वे निरर्थक होते हैं, जैसे चूचू।
कभी कभी वाक्य में प्रयुक्त होकर निर्थक शब्द भी अर्थ देते हैं, जैसे चिड़िया चू चू करती है। वैसे निर्थक शब्दों का कुछ अर्थ नहीं होता, लेकिन कई बार वाक्यों में इनका प्रयोग हो जाता है तो ये अर्थ देने लगते हैं, जैसे चिड़िया चू चू करती है, यहाँ पर चू चू आवाज हो गई चिड़िया की। या फिर कई बार ये सार्थक शब्दों के साथ भी आ जाते हैं, जैसे रोटी बोटी चाय वाय ऐसे। अब आता है सार्थक शब्द, वे शब्द जिनका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है सार्थक कहलाते हैं, जैसे पक्षी दूध दही आदि। वास्तव में भाषा सार्थक शब्दों से ही बनती है। सार्थक शब्द भी अनेक प्रकार के होते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी या पर्यायवाची और विपरीतार्थी या विलोम शब्द। तो पढ़ते हैं। एकार्थी, जिन शब्दों का हमेशा एक अर्थ रहता है उन्हें एकार्थी कहते हैं, जैसे मनुष्य, मित्र, पत्नी, लोहा, सोना आदि। अनेकार्थी, जो शब्द प्रयोग के अनुसार भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न अर्थ देते हैं वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। मतलब जिस परिस्थिति में इनका प्रयोग हो जाता है ये अपने अर्थ को बदल लेते हैं। इनके अनेक अर्थ होते हैं, जैसे कर को हाथ भी कहते हैं, किरण भी कहते हैं और टैक्स भी कहते हैं और क्रिया भी कहते हैं। अब आते हैं समानार्थी। हिंदी भाषा में अनेक शब्द ऐसे हैं जो लगभग समान अर्थ देते हैं, उन्हें पर्यायवाची भी कहते हैं, जो समान अर्थ दे। जैसे सूर्य को भानु, रवि, दिनकर, भास्कर आदि नामों से पुकारा जाता है। विपरीतार्थी शब्द, एक दूसरे के विपरीत उल्टा अर्थ देने वाले शब्द विपरीतार्थी या विलोम कहलाते हैं, जो उल्टा अर्थ देते हैं, जैसे दिन रात, ऊपर नीचे आदि। इनके बारे में विस्तृत रूप से हम आगे पढ़ेंगे। अब जो भी पढ़ा है उसको दोहराएंगे या दोहराए से। तो क्या है, वर्णों, क्या कह रहे हैं, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाता है। शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया गया है, उत्पत्ति के आधार पर, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। अब करते हैं अभ्यास कार्य। हमने पाठ को अच्छे से समझकर पढ़ लिया है। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। लगाते हैं, कौन सा शब्द तद्भव है? कर्ण, गृही, सूरज। तो यहाँ पर जो हमारा तद्भव है वो है सूरज। कौन सा शब्द विदेशी नहीं है? रेल, सिनेमा, अस्पताल। तो यहाँ पर आ जाएगा अस्पताल। कौन सा शब्द योग रूढ़ है? वृक्ष, धर्मशाला, सरोज। तो यहाँ पर सरोज। सरोज। कौन सा शब्द यौगिक है? नीलकंठ, सूरज, यज्ञशाला। तो यहाँ पर यौगिक हो जाएगा हमारा यज्ञशाला। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? नेत्र, घृत, पेट। तो यहाँ पर पेट नहीं है। निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तो चलिए, घर, गृही। अगला है ऊंट। ऊंट को क्या कहते हैं? उष्ट्र। उष्ट्र। नाक, नासिका, नासिका। आम, आम्र। कान, कर्ण। सूरज, सूर्य। ठीक है। फिर है दूध, दुग्ध, घी, घृत। मुंह, मुख। पांच, पंच। चांद, चंद्र और सोना, स्वर्ण। ये बाकी आप लिख लेंगे। निम्नलिखित शब्दों के आगे उत्पत्ति के आधार पर उसका भेद लिखिए। तो उत्पत्ति के आधार पर हमें भेद लिखना है यहाँ पर। तो हमारे 4 भेद होते हैं उसके आधार पर। अक्षी कैसा है? तत्सम। काम, तद्भव। डिबिया, देशज। उजला, देशज। नेक्स्ट सड़क, देशज। चाय, विदेशी। घोंसला, तद्भव। नीड़ से बना है, नीड़ मतलब घोंसला। कुर्सी, विदेशी। कंपनी, विदेशी। कर्म, तत्सम। हाथ, तद्भव और घृत, तत्सम। ये बाकी आप खुद लिख लेंगे। इसके बाद हमारा अगला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं देने का प्रयास करेंगे। कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में कर लेंगे। बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से शब्द के बारे में जाना, उसके भेदों के बारे में पढ़ा। आशा करती हूँ यह पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तत्सम, तद्भव संबंधी जो तालिका दी गई है उसको याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।